ओके, है ना। और टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। चलो ये हमने मेहनत करी है ना। दोनों मौसम समझ में आ रहे। ऑटम मतलब होता है अपना गर्मी का सीजन, बसंत के बाद आता है ये अप्रैल के महीने में। चलो ये तो हमें पता होगा। अच्छा, ये जॉन कीट्स रहे, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे अपन, इसका एनालिसिस कर रहे हैं अपन सिर्फ, है ना। इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये पोयम आखिर है किस बारे में, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या थीम्स हैं, मतलब पूरी कहानी। और फिर अपन घुसेंगे टेक्स्ट में, फिर इस चीज को इसके टेक्स्ट से कनेक्ट करेंगे। जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, हाँ हाँ ये चीज अपन ने पढ़ी थी, हाँ हाँ ये मिल गई, ये होगा कनेक्शन। सही है। अब अपन देख ले आगे। ओके, और टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। इसका एक और मतलब इसको कहा जाता है एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर इन कीट्स पोएटिक मास्टरपीस। ये जो है ना मतलब पोएटिक मास्टरपीस है जिसमें प्रकृति की सुंदरता को एक्सप्लोर किया गया है। अच्छा थोड़ा सा और हम एक खासियत बता दें। इस वर्क की खासियत ये है, देखो पहली चीज तो इसका नाम है ओड टू ऑटम। ओड मतलब होता है तारीफ, तारीफ करना किसी की, तारीफ गीत, है ना। तो तारीफ गीत में होता क्या है, किसी एक मौसम की तारीफ करी जाती है। नॉर्मली अपने को पता है, अपन इंडियन अपने कवियों को देखें या किसी भी फॉरेन राइटर को देखें तो वो स्प्रिंग की तारीफ करते हैं। हाँ, स्प्रिंग की तारीफ मतलब, स्प्रिंग की तारीफ मतलब उसकी अपने बसंत के मौसम की, है ना। लेकिन ये तो गर्मी की तारीफ कर रहा है, थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है ना। तो इसका रीजन अपन ने बताया भी था कि इंग्लैंड में इस समय ये मौसम सबसे सुहाना लगता है ना, और एकदम अलग ही होता है। तो इसलिए इस मौसम की बात यहाँ पे कीट्स ने करी है। अब किसी ने नहीं की स्प्रिंग की उसकी तारीफ, तो बंदे ने कर दी। ठीक है, कुछ डिफरेंट। ठीक, चलो ओके ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर इन कीट्स, है ना, मतलब कीट्स की इस पोएटिक मास्टरपीस में। चलो अब अपन देखते हैं इसको एकदम तरीके से समझने की कोशिश, है ना, ये भी पोयम वास्तव में है। चलो देखो, इंट्रोडक्शन टू द ऑटम, है ना। इसमें से जो वर्ड्स कुछ आए हैं इनका अपन ने मीनिंग कल देखा था। तो इंट्रोडक्शन टू और टू ऑटम, अब इसका परिचय है। तो जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज अ लिरिक पोयम रिटन इन 1819। तो ये एक लिरिक पोयम है। लिरिक पोयम उस पोयम को बोलते हैं जिसको हम गा सकते हैं। ठीक है कब लिखी गई, 1819 में, है ना। इसका हम पूरा भेज देंगे तुमको, है ना, टेंशन नहीं। इट इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट इन कीट्स सीरीज ऑफ ओड। उनकी जो वो ओड वो लिख रहे थे उस समय, ये उनका आखिरी ओड थी, आखिरी ओड। एंड इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स विविड इमेजरी, एकदम जीवंत तस्वीर, है ना, उनने इसमें बताई है। एंड प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑटम सीजन, और ऑटम सीजन को इतना भव्यता से बताया है, ये समझ लो एकदम चकाचक तारीफ करी है ना। अरे अच्छी सुंदर सुंदर इमेजेस भी डाली है हमने इसमें। मतलब ऑटम सीजन का जो ब्यूटी है ना, तुमको देखिएगा, है ना, कि इंग्लैंड में लोग इस तरीके से एंजॉय करते हैं। चलो आगे देखें। पोएट्स इंस्पिरेशन। ठीक, ये सीन दिखता है ऑटम का इंग्लैंड में, क्या शानदार नजारा होगा। मतलब गर्मी अपने यहाँ तो तकलीफ दे होती है। देखो ये मिस्ट भी है, अपन जो पोयम में पढ़ेंगे, है ना, द सीजन इज मिस्ट एंड स्वैलो वो मेलो फ्रूटफुलनेस, पहली लाइन है। ये सीन दिख रहा है, ऐसा देखेगा। अच्छा, पोएट्स इंस्पिरेशन, उसको इंस्पिरेशन कैसे मिली, ऐसे सीनों को देख के, कोई भी बंदा हो। हाँ चलो ठीक है, तो बंदे को इंस्पिरेशन ऐसे ही कुछ इमेजेस से मिली। अच्छा, उसके बारे में कुछ दिया गया।
इंस्पायर्ड बाय अ वॉक इन विंचेस्टर सेंट गिल्स हिल, बिल्कुल वही सीन है ये। एंड इन्फ्लुएंस बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, एक बार ये इंस्पायर कैसे हुए थे, जो विंचेस्टर है ना, सेंट गिल्स की जो पहाड़ियां हैं, ये वहां पे वॉक कर रहे थे, तो है ना, तो ये उससे ये इंस्पायर हुए बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर। कीट्स कैप्चर, और कीट्स ने उस समय उस चीज को अपने दिमाग में कैप्चर कर लिया। कीट्स कैप्चर द एसेंस ऑफ ऑटम, उनने उस ऑटम को कैप्चर कर लिया, उस मूवमेंट को। इट्स साइट्स साउंड एंड सेंसेशन, तो उनने उस जगह, उस वहां की आवाज, वहां की जो सेंसेशन होता है, मतलब संवेदनशीलता, इन दिस वर्ड, वो सब इस वर्ड में डाल दिया है। ध्यान रखना, आंसर राइटिंग में इतने शानदार वर्ड्स आपके होने ही चाहिए, ये लाइंस, है ना, कहाँ से बंदा इंस्पायर हुआ, आप उसमें एक्सप्लेन करके जब क्रिटिकल वो लिखा के आओगे ना पर्सपेक्टिव, तो आप ये होना चाहिए, बंदे ने कहाँ से इंस्पायर किया है, कहाँ से इंस्पायर हुआ है, क्या चीज लिखी है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ, ठीक। यस। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑड, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी मोस्ट आईएमपी पूछा ही जाता है ना। ऑड टू ऑटम इज कंपोज्ड टू 3 स्टेंजा, कितने स्टेंजा है इसमें, 3 स्टेंजा, अच्छे से रट के रखो। ईच विथ 11 लाइन, हर एक में 11 लाइन है, तो 11 तिया 33 लाइन टोटल हो जाएगी। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज, अब हर एक जो स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है, तो वो है ए बी सी डी ई डी सी ई, है ना। थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन हल्का सा चेंज है इसमें, अपन ने याद करी थी, ठीक। क्रिएटिंग अ हारमोनियस एंड फ्लोइंग स्ट्रक्चर, है ना। हारमोनियस मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण मतलब होता है अच्छा, है ना। एंड फ्लोइंग स्ट्रक्चर, फ्लोइंग स्ट्रक्चर मतलब होता है जो एकदम मक्खन जैसे बहते हुए चलना, ठीक। तो अपना स्ट्रक्चर ऑफ ऑड ये था, 3 स्टेंजा थे, 11 लाइन एक स्टेंजा में है, ये इसकी राइम स्कीम है, बस इतना याद रखना है, फैक्टों को रट्टा मारते जाओ, एकदम दिमाग में ठूसते जाओ, ठीक है। यस, आगे देखें। अब स्टेंजा 1 में क्या है, ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो एब्यूडेंस एंड रेपनेस, है ना। रेफरेंस मतलब होता है रसात्मकता, है ना। एब्यूडेंस मतलब होता है प्रकृति का क्या बोल सकते हैं अपन, भव्यता, है ना। तो इन द फर्स्ट एंजा किड्स पेंट्स अ पिक्चर ऑफ अबेंडेंस इन नेचर, द रिपनेस, द रिपनिंग फ्रूट, है ना, मतलब जो फलों की जो मिठास है ना, वो रिपनेस, भरा होना। द ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब हरापन, एंड द बीहाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते, सिंबलाइज द फुलनेस, मतलब पूर्णता को दर्शाते हैं। एंड रिचनेस ऑफ द ऑटम सीजन, और इस सीजन की जो रिचनेस है उसको ये बताएंगे, ठीक है। चलो फिर देखें, सेकेंड स्टेंजा क्या बोला है, हार्वेस्ट एंड ट्रैंक्विलिटी। हार्वेस्ट मतलब जानते हो, किसी चीज को जोतना, अच्छा। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस या शांति, ट्रैंक्विलिटी। ये मी वर्ड्स के मीनिंग का बहुत बड़ा रोल है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, है ना। तो जो पीस होता है उसकी उन्होंने इमेज बनाने की कोशिश करी है, ये बड़ी शानदार सी इमेज हमने, है ना, मेहनत से इसको बनाया गया है। एक तरीका होता है, उस तरीके से बनती है, ठीक है। ओके, द सेकेंड स्टेंजा फोकस ऑन द हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेकेंड स्टेज में हार्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन है। एम्फेसाइज द सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, है ना, शांति का जो सेंस होना चाहिए ना, वो बताएगा। किड्स ब्यूटी डिस्क्राइब द साउंड ऑफ रीपर, है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो कटाई करने वाले होते हैं ना, उनके साउंड को भी बताया गया है। एंड द ग्लीनर एडिंग टू द पीसफुल एम्बियंस, मतलब शांति का वो अद्भुत रूप दिखाया गया है जो कमाल का है, मतलब, ठीक। ओके,
थर्ड स्टेंजा में है ना मैच्योरिटी एंड फेयरवेल। मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता, मैच्योर हो जाना, आप तो भैया मैच्योर हो गया बंदा, है ना, तो परिपक्व हो जाना। एंड फेयरवेल मतलब होता है विदाई, उस मौसम को इन्हें विदाई भी दी है। द फाइनल स्टेंज रिफ्लेक्ट ऑन द मैच्योर फेस ऑफ ऑटम। ऑटम किस तरीके से मैच्योर होकर फिर जाता है, वो सीन दिखा है। द सेटिंग सन, सेटिंग सन मतलब कहलाता है सनसेट, अस्त होना, सूर्यास्त, मतलब सूर्य का उगना, अस्त होना। द सॉफ्ट डाइंग डे, एक सॉफ्ट सा दिन जो जाता है। एंड द सॉन्ग ऑफ gnat सिंबलाइज द मेलनकोली, है ना, मेलनकोली अपन ने पढ़ा है कई बार। देखो यहाँ अपने को सीखना चाहिए कि बार बार ये वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, ये आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपन ने देखा जब से पढ़ रहे हैं तब से 4 से 5 बार आ गया, अब तो तुम्हें याद भी हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए अब। मेलनकोली का मतलब होता है एकांत, है ना, बार बार बताते जा रहे हैं, ऐसे करते जाओ, ठीक है। मेलनकोलिक, एकांत सुंदरता ऑफ द सीजन, इस सीजन की। इट्स इनएविटेबल फेयरवेल, है ना, और अवर्णनीय एकदम विदाई है उसकी। तीनों स्टेंजा की मुख्य मुख्य बातें बता दी। अब हम जब पढ़ेंगे हम उसमें सोचेंगे। इस वीडियो को भी एक बार और देखना, तीनों बातें याद हो जाएंगी, बार बार उस बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा खत्म, ठीक। नेक्स्ट, अब सेंसरी इमेजरी किस तरीके से इसमें यूज है। सेंसरी मतलब होता है अपनी संवेदनशीलता, और संवेदनशील तस्वीर, जो हमने उसको पढ़ा उसकी तस्वीर। किड्स एम्प्लॉयज रिच सेंसरी इमेजरी, इनने एम्प्लॉय मतलब होता है उसमें इनने यूज की है रिच सेंसरी इमेज, मतलब बहुत शानदार तरीके से इमेज बनाई है इनने दिमाग में। ऐसा सोचा है कि यार ऐसा लगेगा कि आप सही में गजब का मौसम है। बस अपने यहाँ थोड़ा सा उल्टी कहानी है कि अपन उसमें तपते हैं, वहां तो देखो ना, वहां धुंध है। धुंध कब होती है, अपने यहाँ तो ठंड में धुंध होती है, वहां गर्मी में धुंध है ना। और क्या मौसम होगा, मतलब वहां देखो जी, बाकी ठंड में तो वहां हालत खराब होती है, लेकिन इस मौसम में लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्या सुंदर सीन होता होगा सुबह सुबह का। तो वो है अपीलिंग टू साइट, साउंड एंड टच, है ना, जगह, आवाज और स्पर्श। टू क्रिएट अ विविड एंड इमेंसिव, देखो फिर आ गया, एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर द रीडर्स, मतलब ऐसा शानदार अनुभव मिलता है कि आप उसको कभी भी भूल नहीं सकते। द पोएम रेजोनेट विद द कलर, रेजोनेट मतलब अपन ने देखा था कि रिफ्लेक्ट होना, विद द कलर साउंड एंड टेक्सचर ऑफ द ऑटम, उसके कलर को बताता है, साउंड को बताता है, टेक्सचर को बताता है कि मौसम कैसा दिखता था, ठीक। ई सेंसरी इमेजरी। अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द सेंसरी इमेजरी ऑफ ऑटो ऑटम, डायरेक्ट। और अगर उनका मान लो कि आंसर आता है कि 30 या 50 वर्ड्स पे लिखना है, तो इसको लिख के अपन थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक। थीम एक्सप्लोर्ड, इस पोयम की थीम क्या है, या थीम कौन कौन सी है। तो द थीम इन ऑट टू ऑटम इंक्लूड द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र। पहली थीम क्या है, जीवन चक्र, याद रखना, पहली थीम है जीवन चक्र। सेकंड, द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, दूसरी थीम। फिर इसके बाद तीसरी है द इनएविटेबल ऑफ चेंज, चलो ठीक है ना। तो द इनएबिलिटी ऑफ चेंज मतलब जो चेंज होने की जो अनिवार्यता है ना, वो। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टेलिटी, है ना, मतलब जो चीजें नश्वर होती है ना, उनकी चीजों को एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार्यता। नश्वर मतलब जो नष्ट होती ही है, जैसे मौसम नष्ट होगा, इंसान नष्ट होगा, हम लोग अमर थोड़ी हैं, ठीक। किड्स सेलिब्रेट्स द ट्रांसिएंट येट इटर्नल नेचर ऑफ ऑटम। इसके अलावा
इनने किस चीज को बताया है? जो ऑटम का जो इटरनल नेचर होता है ना, उसको बड़ी ही सुंदरता से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये थी थीम, याद रखना। साइकिल ऑफ लाइफ, ब्यूटी ऑफ नेचर, इनएविटेबल ऑफ चेंज, एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टेलिटी, these all are these all four are themes of this poem. क्लियर? एक बार और देखना, अच्छे से होगा। फिर आर्टिस्टिक लैंग्वेज, इनने भाषा कैसी प्रयोग करी है? तो किड्स यूज द पोएटिक डिवाइस सच एज पर्सोनिफिकेशन। याद रखना, ये सब कुछ आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, अपन ने पढ़े हैं ये, और ना हो तो एक बार इकट्ठे हो जाना तीनों जन किसी संडे को, फिर से हम ये एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। सारी लिटरेरी डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, इमेजरी, है ना, ये सब कुछ कहीं सब धुंधली हो गई होंगी, जब तक आती नहीं है ना तब तक समझ में भी नहीं आता। ठीक है ना। तो किड्स यूज पोएटिक डिवाइसेस सच एज पर्सोनिफिकेशन, उनने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में मानवीकरण अलंकार, हिंदी में पढ़ा होगा 12वीं में। ठीक, मानवीकरण अलंकार। फिर एलिट्रेशन, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, एंड द मेटाफर, उपमा, इनहेंस द आर्टिस्टिक लैंग्वेज ऑफ ऑट टू ऑटम। ये तीनों चीजों ने क्या है, इसकी आर्टिस्टिक लैंग्वेज को एनहेंस किया है। एनहेंस करना मतलब बढ़ा देना। सही है, आगे बढ़े। ईच लाइन इज केयरफुली क्राफ्टेड, हर एक लाइन, मतलब ईच लाइन इज केयरफुली क्राफ्टेड, हर एक लाइन बड़ी ही सावधानी से डिजाइन की गई है बंदे ने। टू इवोक, जो उकसाता है, इमोशनल, इमोशंस एंड इमेजरी, और हमारे इमोशन और इमेजरी को जो उकसाता है, इवोक करता है। ठीक है, मतलब जगाता है। ठीक, शानदार चीजें, मतलब एकदम सदी सदाई चीजें अपने सामने इस स्लाइड में भी हैं, आई हैं। फिर क्रिटिकल रिसेप्शन, अब ये कहलाता है क्रिटिकल रिसेप्शन, इसकी मतलब बुराई भी हो सकती है या इसका सत्य, जो भी है। देखो, दो, हालांकि ऑटो ऑटम वाजंट इमीडिएटली acclaimed अपॉन पब्लिकेशन। अब देखो इसमें थोड़े से इसके बारे में क्या चीजें कहेंगे। हालांकि एक बात कही जाती है कि जो ऑटो ऑटम थी ना, इसको पब्लिकेशन के लिए तुरंत, मतलब इसको तुरंत पब्लिश नहीं किया गया, या तो राइटर ने मना कर दिया होगा, मतलब, या फिर वहां दुकान छापने वाले ने मना। ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ी महान महान पोएमों को राइटर शुरुआत में होते हैं ना, अरे भाड़ में जान दो यार, नहीं छाप सकते, अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मना कर देते हैं। इट हैज सिंस गेन्ड रिकॉग्निशन, लेकिन आगे जाके इसने रिकॉग्निशन ली एज वन ऑफ कीट्स फाइनेस्ट वर्क, और एकदम शानदार, फाइनेस्ट मतलब फाइन मतलब एकदम शानदार वर्क बन के आया, है ना। क्रिटिक्स एप्रिसिएट इट्स ब्यूटी, क्रिटिक्स जो है, आलोचक हैं, इनने भी इसकी सुंदरता की तारीफ करी है। डेप्थ, गहराई, एंड प्रोफाउंड एंगेजमेंट विथ नेचर, और नेचर के साथ इनकी जो एंगेजमेंट है वो प्रोफाउंड हुई है, मतलब मिली है। ठीक है, शानदार चीज है, हमें ध्यान रखना है। ये लाइन, पहली लाइन शुरू में इसको वो नहीं मिली, लेकिन आगे जाके क्रिटिक्स ने भी माना कि यार वाह, इसमें भी सुंदरता है, गहराई है, और नेचर के साथ एक शानदार सा संबंध है ना। तो प्रकृति के साथ संबंध हमें इस पोयम में स्पेशली दिखाया गया है। ओके, इन्फ्लुएंस ऑन लेटर वर्क, बाद के कुछ वर्क्स को प्रभावित किया गया। किसने प्रभावित किया, कैसे किया? नाउ सी, द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑट टू एटम can be seen in the works of later poet and writer who draw inspiration from Keats. आगे आने वाले जो राइटर्स थे उनने ऑट टू ऑटम से इंस्पिरेशन लिया और अपनी पोएम्स बनाई, है ना।
द कीट्स पोएटिक स्टाइल एंड थीमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर, ब्यूटी एंड मोर्टैलिटी। आगे आने वाले बहुत सारे राइटरों ने इनके स्टाइल को अपनाया। अच्छा, याद आ गया, बताएंगे। जो तोरू दत्त है ना, उनको मतलब इंडियन इंग्लिश राइटिंग का जॉन कीट्स बोला जाता है। मतलब वो जॉन कीट्स थी, समझ लो, अपने इंडिया के राइटरों में। इस उनका स्टाइल ये था। देखो, हर चीज में वो उनसे मतलब बहुत सारी चीजों में सेम थी। सबसे पहला तो एक सिमिलैरिटी क्या थी कि दो ये भी जो तोरू दत्त थी वो भी कम एज में एक्सपायर हो गई थी, और इनसे भी कम, जो तो 25 तक जिए थे, वे तो 21 ही महीने पड़ गई थी, और कम। और उनका लिखने का स्टाइल भी इनसे मिलता था। ऐसा होता है। पढ़ेंगे तोरू दत्त को, फिलहाल ये देख रहे, ठीक। चलो फिर लेगेसी। जॉन कीट्स ought to autumn stand a testament to the enduring power of poetry, its timeless beauty and profound uh, reflection on nature ensure its place in the canon of English literature, है ना। लेगेसी मतलब अपन जानते हैं कि ये उसके क्या बोलते हैं इसकी तारीफ, है ना। तो ये कभी ना खत्म होने वाली है ना। और इसको ना क्या क्या किया गया, हाँ, इंग्लिश लिटरेचर में एक अलग ही स्थान प्राप्त है, द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। मतलब एक अलग ही स्थान प्राप्त है, और एक अलग तरीके से इसको माना जाता है ना। एंड्यूरिंग पावर, कभी ना खत्म होने वाली इसमें क्षमता है। सही है। आज तक पढ़ रहे हैं अपन, बताओ इस सेंचुरी में आके कब का लिखा है। तो सही है, कभी खत्म ना होने वाली क्षमता। यस। रेसिटेशन एंड एनालिसिस। द मेलोडिक एंड रिदमिक क्वालिटीज, मेलोडिक क्वालिटी और रिदमिक क्वालिटी दोनों है, और टू मेक इट्स अ फेवरेट फॉर रेसिटेशन। हमेशा लोगों के लिए, जो लोग इसको मतलब पढ़ने वाले लोग हैं, रेसिटेशन मतलब पढ़ने वाले, रिसाइट करते हैं, उनके लिए ये हमेशा फेवरेट रहा। एनालाइज द पोयम नॉनसेंस, रिवील द डेप्थ ऑफ कीट्स, अंडरस्टैंडिंग द बोथ नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। इनकी पोयम में जो है प्रकृति और मानव के अनुभव दोनों को मिला के पेश किया गया, और उसकी गहराई से बताया गया। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर लथोड़ दिया, बहुत अच्छे से बताया गया। पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। अच्छा खासा टाइम लेगी ये पोयम, शायद 2 बार में हो, लेकिन अच्छे से करना, इसलिए इतना सब होल्ड पे है अपन, ठीक। अब इसमें बचाइए लास्ट कंक्लूजन। तो ये आता है द ऑड टू ऑटम जॉन कीट्स immortalize the beauty of autumn season, creating a masterpiece that continue to captivate readers with its imagery, themes and the timeless essence of the nature cycle। कहने का मतलब ये है कि जो ये जो पोयम थी, हमने बताया था इमोर्टल है ना। इमोर्टलाइज मतलब ब्यूटी, सुंदरता को बताया गया है। साथ ही क्रिएटिंग मास्टरपीस, एक मास्टरपीस है। कंटिन्यू टू कैप्टिवेट, हमेशा जो रीडर्स हैं उनको कैप्टिवेट करता रहेगा, उनको मतलब आकर्षित करेगा। विथ इट्स इमेजरी, इसकी इमेजरी की वजह से, थीम की वजह से, टाइमलेस एसेंस, एसेंस मतलब होता है सेंट, मतलब एक गंध, टाइमलेस जो कभी समय के साथ खत्म नहीं होती, उस नेचर साइकिल और प्रकृति चक्र को बताया है ना। ये सब चीजों का मिक्स है। अपने को तो 1-2 बार अपने को करना, अच्छे से इमेज करोगी, हो जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पे अपनी ये एंड हो गई।